अच्छा, कुछ पाप होते हैं कहते हैं कभी धुलते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये पॉडकास्ट एक तरफा जा रहा है, मोदी जी की तारीफ में जा रहा है। कुछ जगह तो आपको भी लगता होगा कि इस जगह पर सोचा कुछ था, हुआ कुछ और, मोदी सरकार में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 2014 का जो मैंडेट था, 2019 का मैंडेट और 2024 का जो मैंडेट रहा, वो एक डिक्लाइन मोड में रहा। एंटी इनकम्बेंसी होती है, हम भी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरत थी, वहाँ पर काम किया जाना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें अगर सरकार ख्याल रखती या पार्टी ख्याल रखती तो अच्छा रहता। एक तो जो एजेंसीज हैं, ईडी और सीबीआई, उनका उपयोग सिर्फ विरोध पक्ष के सामने ही हुआ। इस पे एक प्रश्न चिन्ह है लोगों के मन में है, मन में बात। बिल्कुल। और दूसरा कि उनमें से कुछ लोग जो पार्टी में आ गए, उनके आपने केस बंद कर दिए, वॉशिंग मशीन वाली बात। हाँ। तो ये दो चीज़ें अगर नहीं करती तो बीजेपी का पार्टी विद डिफरेंस वाला लेवल जो है वो इंटैक्ट रहता। कि 2014 की जो मैंडेट है, वो मैंडेट को समझना बहुत आवश्यक है। वो मैंडेट थी गुड गवर्नेंस की, है ना, नेशनल सिक्योरिटी पे देश को स्ट्रांग करने की, जहाँ मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। बिल्कुल। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें 2 से अनेक गुना प्रगति ना हुई हो। मतलब 65 साल की प्रगति एक और 11 साल की उससे डबल या डबल से भी ज़्यादा। बिल्कुल, समझा। लेकिन वो मैंडेट जो थी 2014 की, ये मैंडेट भी थी कि जो मूल्य नष्ट हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनको रेस्टोर किया जाए। रेस्टोरिंग लॉस्ट वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। वहाँ मेरे ख्याल से बीजेपी वीक पड़ी, उसमें वीक पड़ी। उस जगह पर काम करने की बहुत ज़रूरत थी। और काम नहीं है, वो वैसे कृत्य नहीं करने की ज़रूरत थी। अच्छा, आपको लगता है कि कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी लीडर के 2 हाथ मजबूत हों तो वो लीडर सबसे अच्छा है। जैसे पहले के समय में राजाओं के पास सेनापति हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। मौजूदा सरकार में मुझे जो नज़र आते हैं वो अमित शाह और डोभाल साहब नज़र आते हैं। आपको, क्योंकि आप तो बहुत करीब से समझते हैं दोनों को, यही है? क्योंकि सब लोग मानते हैं कि बहुत सारे हिडन एजेंडाज ऐसे होते हैं या हिडन कैंपेन्स ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, जो ये दोनों चलाते हैं। नहीं, दायित्व है उनका, देश के लिए, देश की उनका दायित्व है ना। ये कुछ ऐसे मामले आज अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने भी जिस माओइज्म को खत्म किया, बहुत बड़ा काम किया है। गोधरा कांड में बहुत ज़्यादा नाम आया, और वो पाप, जिस बात का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि वो पाप कभी कुछ धुलते नहीं है, कभी धब्बे हटते नहीं है। उस गोधरा कांड की हकीकत क्या है? गोधरा कांड तो ओवर रिएक्शन था हिंदू कम्युनिटी का। गोधरा कांड स्टार्ट कैसे हुआ? देखो, पहले तो ये प्रयत्न हुआ कि ये गाड़ी को मुसलमानों ने जलाया ही नहीं है, जो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल, कम से कम 50 विटनेस थे उसके। पहले 10 साल ये चला। गोधरा तो हिंदुओं को बदनाम करने की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। हिंदू, मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इनको बदनाम करने की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे पास। मैंने तो बहुत पास से कवर किया हुआ है ना। बिल्कुल, तभी मैंने आपसे सवाल बिल्कुल किया। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। हाँ, ओवर रिएक्शन हुआ था। आप ये कह सकते हो कि भाई, अभी आप देखिए कि गोधरा कांड हुआ, उसके अगले 3 दिन में 30 लाख लोग बाहर निकले। अगर एफआईआर को आप गिनो, बिल्कुल, एफआईआर के अंदर फिगर मेंटेन होती थी कि भाई अटैक हुआ, 10,000 का टोला, 20,000 का टोला, 5,000 का टोला, ठीक है। उनको आप अगर वो करते हो, 30 लाख लोग बाहर निकले थे। पुलिस कितनी है गुजरात में? कितनी थी? 65,000, 70,000, बिल्कुल, पूरे गुजरात के लिए। ये जो दंगे हुए थे वो सेंट्रल और साउथ गुजरात, सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में हुए थे। बिल्कुल, मतलब वो सेंट्रल नॉर्थ गुजरात का आप ले लो तो वो चंद हज़ार बचेगा। हाँ, मतलब 30-35,000 होंगे करीबन। बिल्कुल, 30-35,000 आदमी कैसे रोकेंगे 30 लाख लोगों को? मतलब ही नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने आर्मी की तुरंत मांग ली थी। मोदी जी ने कांग्रेस की जो स्टेट्स थी उनको कहा, महाराष्ट्र को कहा, एमपी को कहा कि आप पुलिस भेजिए, नहीं भेजी उन्होंने। समझा? तो और बाद में जो कॉन्स्पिरेसी चली, बाद में कितनी कॉन्स्पिरेसी कितनी चली, बहुत चलता रहा। आज 2010 में मैंने स्टोरी की, एक लेडी थी एक्टिविस्ट, तीस्ता सेटलवाड, है ना, जो विटनेसेस को मिला है 2010 के अंदर। उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस पर साइन नहीं किया, उनको मालूम ही नहीं क्या उन्होंने साइन करवाया हमारे पास।
ये स्टोरी है मेरी 2010 की, इनह्यूमन राइट्स। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस के, बीजेपी के, मोदी साहब के दामन में दाग लगाने की एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप देखो ना, किसका षड्यंत्र है? देखिए, ये लेफ्टिस्ट लोगों का, कट्टरवादी मुसलमानों का, इनका षड्यंत्र था सबका मिलके। लालू प्रसाद यादव जी ने तो एक कमेटी बिठाई इनको बचाने के लिए, गोधरा के खूनियों को। एक कमीशन अपॉइंट किया था, सेफ्टी कमीशन, एक बैनर्जी कमीशन अपॉइंट हुआ था, मालूम है आपको? तो ये मुसलमान वोटों की पूरी राजनीति थी, कांग्रेस की और ऐसे पक्षों की जो मुसलमान वोटों के एक तो कहूँगा बेगर्स हैं। बिल्कुल, समझा? तो गोधरा कांड जो है उसमें यह था प्रयास कि गोधरा लोग भूल जाएं। अब गोधरा लोग याद रखें, गोधरा के बाद में वो भूल जाए। समझा? मतलब सबने अपने हिस्से का सच अपने पास रखा। एक कौसर बी नाम की एक लेडी थी, उसका 8 साल चला ये प्रचार कि दंगाइयों ने उसका पेट चीर दिया और बच्चे को तलवार की नोक पे बाहर निकाल के फेंक दिया, प्रेग्नेंट वुमन को। ठीक है, उसका जो जिसे पोस्टमार्टम किया था जिस डॉक्टर ने, उसको मैं नडियाद में मिला 2010 में स्टोरी करने के टाइम पे। उसने मुझे कहा कि ये लेडी प्रेग्नेंट थी, है ना, कौसर बी, और जल के मरी है। ये पूरी स्टोरी बेकार है, तलवार से पेट चीर दिया उसका और बच्चे को निकाल के फेंक दिया। क्या मतलब, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी गोधरा तो। अच्छा, वो सोशल मीडिया का समय भी नहीं था, तो जो कह दिया गया, जो सुन लिया गया, उसका कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं हो रहा, कोई वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है, मान लिया गया और हवा में बात उड़ गई। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई। और पोर्नोग्राफी जो एक जिससे हमने शुरुआत की थी और बात पे चलते चलते कहीं और पहुंच गई, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में वो चीज़ उस इम्पैक्ट के साथ, उस टेंशन के साथ लोग नहीं सोचते हैं। उसे एक फ़न के तौर पर ले लिया लोगों ने, हाँ ठीक है, उम्र है, ऐसा कह के छोड़ देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है। जो आपने बताया जैसे रेप के केसेस बढ़े हैं और इंडिया 3rd नंबर पर कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो पॉर्न को देखता है। बट स्टिल बहुत सारी जगहों पर काम करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉक्सी वेबसाइट्स हैं जो कि जहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं पोर्नोग्राफी को। वहाँ पर कैसे काम होगा, हमारा एक जो लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य ये है जी कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने। काफ़ी कठोर है ये, पर मैं मानता हूँ कि अगर अभी मानते हो कि आपका देश खतरे में है तो आपको कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जिसमें कमिटी बने सर्वसम्मति से, जो तय करे मर्यादा थीम की, सीन की, कपड़ों की और भाषा की हर एक ऑडियो विजुअल फिल्म के लिए। अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया देश को, उससे ज़्यादा नुकसान इस टाइप का परोस के ये लोग कर रहे हैं, परवर्टेड कंटेंट मेकर्स। और ये कहे कि ये जो प्रवृत्ति है, देखिए अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग ये एक देशद्रोही प्रवृत्ति है। बिल्कुल, 50-50 साल तक की सजा है उसमें। हमने कहा है इसके अंदर कि इसको देशद्रोही प्रवृत्ति माना जाए और इसमें 4 या 6 महीने में ट्रायल हो, है ना, और कन्विक्ट होता है तो उसको 10 से 20 साल की सजा हो। उसमें एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं सर जो बॉडी दिखाकर फोटोग्राफर, व्यूज बटोर, स्क्रिप्ट राइटर, फिर आपका ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब आ जाएंगे उसमें। समझा? वो 3 साल तक बेल ना मिले। तो पहला स्टेप हमने कहा है स्ट्रेंथनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, और दूसरा स्टेप वो ये होगा लॉ ऑफ एथिक्स कोड। क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाने से रुकने वाला नहीं है मामला। ये आपको नल जो बंद करना पड़ेगा, और खाड़ी के देशों ने और सिंगापुर ने दिखा दिया है कि वो कर सकते हैं। पर भाई अगर उन्होंने 85% कंट्रोल करके रखा हुआ है भारत के मुकाबले जी, तो हमको तो 15% ही बैन करना है भाई, 15% ही रोकना है। एक चीज़ सर मुझे और ख्याल में आती है कि पोर्नोग्राफी से पहले भी एक और स्टेप है जहां पर शायद हम लोग नहीं सोचते हैं, आपने हो सकता है उस पर भी रिसर्च किया हो। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर मैं कुछ के नाम लूँ तो बहुत बड़े बड़े हैं, आजकल बड़े बड़े टीवी शोज़ के अंदर वो मौजूद हैं। वो मान लीजिए कपड़े पहन रहे हैं और उसका वीडियो बनाकर व्यूज़ के लिए इंस्टाग्राम पर रील में पोस्ट कर दिया। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी दिखाकर लड़कियां व्यूज़ बटोर रही हैं, सब्सक्राइबर मिलियन में चले जाते हैं, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन। क्यों?
क्योंकि उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, 10 मिलियन का आंकड़ा उनके पास होता है, तो लोग कहते हैं अरे ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, और एक बहुत बड़ी फौज उन्हें फॉलो करती उसके मोनेटाइजेशन बंद करना चाहिए, वहां ये भी से हमारी शुरू डिमांड होता है। ये भी हमारी डिमांड है। हम्म। जो ये रील डाल के जो मोनेटाइजेशन है वो बंद होना चाहिए। उससे ये अरे आप उनके सारे कमेंट्स देखेंगे एक अरे से कुछ एक तो ऐसी आती हैं वल्गर कि comments माँ होते और बेटी साथ में खड़ी है, वो बेटी से कोई हरकत कर रही है, गलत हरकत कर रही है, ऐसे भी आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्योंकि यहाँ वो देखते हैं और फिर यहाँ से वो पोर्नोग्राफी के पास जाते हैं, वहां पर वीडियोस देखते हैं और फिर वो क्राइम की तरफ बढ़ते हाँ बिल्कुल, हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, 100% फ्लो है। बिल्कुल। ये भारत की समय बड़ी समस्या है। ये जो भी हम सपना देख रहे हैं कि हम महान देश बनेंगे, ये सब चकनाचूर हो जाएगा अगर हमने इसको रोका नहीं तो सबसे बड़ी बात जो बॉटम लाइन यहाँ से सबको लेके जानी चाहिए कि ये फन नहीं है। ये आपके लिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके लिए एक फन हो सकता है किसी हद तक, लेकिन वो कैसे आपके बच्चों के मोबाइल में, एक 5 साल की बच्ची के मोबाइल में, बहुत सारे हमारे आसपास के माहौल में ऐसा है कि 5 साल की बच्ची है और वो ऐसे सवाल कर रही है जो उसे पता भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रील्स में उसने देख लिया, उसे कुछ समझ नहीं है बट उसने देख लिया, तो वो सवाल अपने माँ बाप से कर रही है। बहुत सारे लोग पूछ लेंगे। स्कूल में ये हालत है जी कि 5वीं 6ठी के जो बेटियां हैं, अगर उनका अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो दूसरे हंसते हैं उन पे, ये हालत है। ये कैसे आ रहा है सब? इससे आ रहा है, कंटेंट से आ रहा है सब। क्योंकि हम लोग याद करें तो मेरी जनरेशन, आपकी तो और पीछे की जनरेशन रही, हमारी जनरेशन में भी ये सब चीज़ें नहीं थी। और आज की जनरेशन से आप बात करके देखिए 5th और 6th क्लास के बच्चों से, दिमाग उड़ जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। बट फैक्ट इज फैक्ट। बहुत बड़ा खतरा है देश के सामने। एक राक्षस है जो हर घर में घुस चुका है, और इसका तरीका यही है कि उस राक्षस को हम पेट्रोल देना बंद करें। इस आपको हमें वो नल बंद करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। थैंक यू उदय सर, आप आए और खूब धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हमने बात की है। तो आप सब लोगों को अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको समझ आया है तो आवाज़ उठाना शुरू करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप बताइए कि आपकी इस पर राय क्या है और आपके पास अगर कोई तरीका है, क्योंकि हमारे देश में बहुत टेक्नो फ्रेंडली लोग हैं, शायद उनके पास कोई रास्ता ऐसा हो कि फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, और अपने घर में हो सकता है उन्होंने कोई रास्ता आजमाया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है किसी को मदद मिल जाए या इस कैंपेन को मदद मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सर, खूब धन्यवाद। नमस्ते।